नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 66 हम हल करने वाले हैं। देखिए, दोनों लेवल हेतु ये पेपर है जिसमें आपको विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, सामाजिक की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ और भी अन्य जो हिंदी की है, संस्कृत की है, सामाजिक की है, विज्ञान की है, गणित की है और सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ, कॉमन शिक्षण विधियाँ जो सभी के चलती है वो इसमें सम्मिलित की गई है। बिल्कुल पैटर्न उनका एग्ज़ाम जैसा है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके पहले भी हमने हिंदी का पेपर नंबर 59 आज सुबह ही अपलोड किया है, इसके 1-1.5 घंटे पहले ही। तो अगर उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। साथियों, यहाँ पर हम देखो ये हिंदी का जो ये टेस्ट है उसको हमने वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगाया है। तो जब ये वीडियो पूरा होगा तो बिल्कुल आपके सामने वो एंड स्क्रीन में वीडियो आ जाएगा, उस पर टच करके भी आप उस टेस्ट को कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना। तो बताइए इनमें से उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या घुमाव किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को। प्रश्न बहुत ही आप सभी को पता है कि भाई उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है। छात्रों की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको इसके माध्यम से दूर किया जाता है। ठीक है, उन कमियों की पूर्ति कर दी जाती है, उन कमियों को सुधार दिया जाता है, तो वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो तीसरा जो विकल्प है कमजोरियों का पता लगाना, ये तो किया जाता है निदानात्मक शिक्षण में, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए साथियों उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण या अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं, तो लेकिन उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। अब साथियों, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उपचारात्मक नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो विकल्प है चारों में से छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता में सुधार करना, यहाँ सुधार करने का कार्य किया जा रहा है ना, और सुधार करने का कार्य किस में करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में। तो विकल्पों को देखते हुए आपका प्रथम विकल्प ही यहाँ पर सही माना जाएगा ऐसी स्थिति में। तो यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है और आप ऐसा नहीं हो कि प्रश्न में उलझ के रह जाओ साथियों। आपको देखना है कि यार फिर उपचारात्मक में सुधार करने का कार्य करते हैं तो फिर एक ही विकल्प ऐसा है सुधार वाला, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है पहले प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे क्या नहीं जानते, बच्चे किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो मित्रों, जो सीसी किया जाता है वो इसलिए थोड़ी करते हैं कि बालक को अगली कक्षा में भेजे कि नहीं भेजे, इसलिए सीसी चला रखा है क्या? नहीं साथियों, ये आपका राइट आंसर नहीं है। किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं ये जानकारी तो हमें निदानात्मक शिक्षण में मिलती है साथियों। बच्चे क्या नहीं जानते हैं इसलिए नहीं करते, बल्कि इसलिए सीसी किया जाता है ताकि ये पता चले कि बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, सीख कैसे रहे हैं, इन चीज़ों की जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जानना है। तो विकल्प नंबर 3 सही है आपके दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखो, अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे जो मेगा टेस्ट था उसमें मैंने एक तो प्रश्न था 136वां, उसमें कुछ मतलब पर्यावरण के अंतर्गत उसमें त्रुटि थी साथियों, तो उसको मैंने संशोधित कर दिया है। आप वहीं पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हो, पिन कर रखा है। और एक और प्रश्न था 96 या 99 ऐसे ही कुछ गणित में प्रश्न था, वहाँ पर 55 उसका राइट आंसर था और मैंने शायद 50 बता दिया था। लेकिन आपसे उस प्रश्न में कहा था भी कि इस प्रश्न को अच्छी तरह से करके देखना, क्योंकि मैंने उसका उत्तर एक अनुमानित उत्तर था उसका। ठीक है, यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन है। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ व कौशल का मूल्यांकन करता है। यह कथन किसका है? सुपर का, डॉक्टर महेश भार्गव का, फ्रीमैन का और इवेल का। तो साथियों, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित ये कथन किसके द्वारा कहा गया है?
तीसरे क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा फ्रीमैन। फ्रीमैन ने क्या कहा है, उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कोई भी एक विशेष विषय, मतलब पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय या जो आपका सिलेबस है उसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसमें व्यक्ति का ज्ञान, समझ और कौशल का मूल्यांकन करना ही उपलब्धि परीक्षण है, ये फ्रीमैन ने कहा था। थर्ड विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। और साथियों, जो मेगा टेस्ट कल लिया था, बिल्कुल उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक दिन में ही लगभग 15,000 लोगों ने उस टेस्ट को दिए है। तो साथियों, अगर आपने नहीं दिया है उस टेस्ट को पूरे 150 प्रश्नों का, तो एंड स्क्रीन में यहाँ पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा लास्ट में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखोगे कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। तो देखो, जो हम शिक्षण साधन का चयन करते हैं, शिक्षण साधनों का चयन करते हैं, तो वहाँ पे उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, विद्यार्थी को केंद्र में मानकर ध्यान रखा जाता है कि भाई हम छात्र को केंद्र में मानकर शिक्षण साधनों का चयन करेंगे, संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत कि भाई हमें संसाधन कहाँ से प्राप्त होंगे, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। लेकिन भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। आपका थर्ड विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ पर आधारित। अब आप कितनी समझ लगाते हो इस क्वेश्चन में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखना, वह बच्चों को अनिवार्यतः है कोई मूल्य न सिखाए जाए, है ना, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हो, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। तो साथियों, प्रदर्शित सामग्री मतलब सहायक सामग्री की बात की जा रही है, जिनका प्रदर्शन हम छात्रों के सामने करते हैं, तो वो सामग्री सजावटी कब हो जाती है, मतलब उसका कुछ मतलब कब नहीं रहता है। तो साथियों, जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका कोई उपयोग ही नहीं होता है, तब वो एक सजावटी सामग्री बनकर रह जाती है। चौथा विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि पढ़ना न तो पढ़ना सीख रहे हैं न लिखना सीख रहे हैं, तो मतलब बिना किसी काम किए वो किसी भी काम की नहीं है वो बच्चों के, इसलिए वो सजावटी है। उसे आते जाते देखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सजावटी है। या पाठ्य पुस्तक की हर बार सामग्री पाठ्य पुस्तक की हो ये भी जरूरी नहीं है, या अनिवार्यता है, अगर कोई सामग्री मूल्य नहीं सिखाती है तो दूसरी चीज़ें तो सिखा सकती है। इसलिए हम आते हैं चौथे विकल्प पर। बिल्कुल आपका यही सही आंसर है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए? जिनके उत्तर निश्चित हो, जो कल्पना और अनुमान पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो और जो व्याकरण पर ही आधारित हो। तो साथियों, एक विकल्प तो बिल्कुल ही हट रहा है, जो व्याकरण पर ही आधारित हो। क्या हमेशा हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पाठ्य पुस्तक में हर सब्जेक्ट में व्याकरण चलती है? क्या नहीं चलती है, हर जगह व्याकरण नहीं चलती है साथियों, ठीक है। कुछ चीज़ें व्याकरण के अलावा भी होती है। तो यहाँ पर ही आधारित हो, तो ये ही शब्द ही इस विकल्प को गलत कर गया। अब जिनके उत्तर निश्चित हो, तो साथियों जिनके उत्तर निश्चित होते हैं उनमें क्या होता है साथियों, बालक की जो अभिव्यक्ति क्षमता है, मौलिक क्षमता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए ये विकल्प भी इसमें सही नहीं माना जाता है। बल्कि इसमें जो हमको लगता है कि यार ये तो सबसे गलत विकल्प है, तो वही इसका राइट आंसर है। कैसे? क्योंकि जो कल्पना पर और अनुमान पर आधारित पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिए होते हैं, वो कल्पना और अनुमान पर यदि आधारित होंगे, तो बालक की जो रचना शक्ति है, बालक की जो कल्पना शक्ति है, बालक की जो सृजनात्मकता है, उसका विकास होगा साथियों। इसलिए आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा प्रश्न संख्या 6 में। हाँ, इस प्रश्न पर हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, आप सोचें कि सर इसमें तो जो बहुविकल्पीय हो या तो ये आना चाहिए या जिनके उत्तर निश्चित हो। तो निश्चित उत्तर में क्या होता है साथियों, आदमी रटंत प्रणाली का प्रयोग करने लग जाता है। और जो बहुविकल्पीय उत्तर होते हैं साथियों, उसमें भी अभिव्यक्ति क्षमता,
रचना क्षमता, उसका जो सृजनात्मक क्षमता, मौलिक विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ सेकंड विकल्प सही माना गया है इस क्वेश्चन में, और सेकंड विकल्प ही इसका सही आंसर है। बाकी आपको लगता है तो इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कारण भी दीजिए, ठीक है, उसके साथ में ही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। प्रार्थना सभा में समाचार कथन से योग्यता का विकास होगा। अर्थ ग्रहण की योग्यता का, बोलने की योग्यता का, सुनने की योग्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हटा देंगे, क्यों? क्योंकि और भी विकल्प अच्छे लग रहे हैं हमें। तो देखो, समाचार कथन, जैसे मान लीजिए कोई बालक समाचार कथन करता है। एक बात और मैं बता दूं कि प्रार्थना सभा में जब बच्चों से अखबार वगैरह, पत्रिकाएं वगैरह पढ़ाई जाती हैं, समाचार कथन करवाया जाता है। जैसे एक मान लीजिए कि कोई भी एक अखबार लेकर आ गए और बच्चे ही उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो साथियों बच्चे ही बोल रहे हैं, बच्चे ही सुन रहे हैं, तो फिर कोई नहीं तो होएगा ही नहीं। अब अर्थ ग्रहण नहीं होगा इसमें, या तो बोलने की या सुनने की। तो मित्रों जी हाँ, सबसे पहले हमारी जो चॉइस रहेगी वो रहेगी बोलने की कुशलता का विकास होगा। कि समाचार का कथन किया जा रहा है, कथन किया जा रहा है मतलब समाचार को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, तो पढ़ने का कार्य बच्चे ही करते हैं, इसलिए बोलने की योग्यता का विकास होगा। और सुन भी कौन रहे हैं? बच्चे ही सुन रहे हैं, तो सुनने की योग्यता का भी विकास होगा। ये भी आपका राइट आंसर है इसमें। बट इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी रहेगी वो सेकंड विकल्प रहेगी प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। इनमें से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सहस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। तो साथियों ये जो मौन पठन है इसका ही प्रकार है द्रुत पठन, और सस्वर मतलब स्वर सहित किया गया पठन होता है। मौन पठन मतलब मन ही मन में बिना होठों को हिलाए जो पठन करते हैं वो होते हैं मौन पठन, और इसका ही भाग क्या है? द्रुत पठन। लेकिन अर्थ पठन जैसा कोई प्रकार नहीं बताया जाता है, इसलिए आपका जो तृतीय विकल्प है, तीसरा विकल्प, ये कोई पठन का प्रकार नहीं है, और यही आपका सही आंसर है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये जो लाइन दे रखी है कि भाई उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो साथियों ये दर्शा रहा है कि जो सामने वाला ये चीज़ बोल रहा है वो उसमें संदर्भ की समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ को कैसे बोलना है, उसमें इस चीज़ के संदर्भ की समझ नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट आते हैं 10वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयोगी है? मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति और कहानी पद्धति। तो मतलब सीधा सा प्रश्न है कि भाई छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। बड़ी कक्षाओं में, अब छोटी कक्षाओं में मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग करते हैं, डाल्टन पद्धति का प्रयोग करते हैं, कहानी पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथियों जो प्रोजेक्ट पद्धति है वो उच्च स्तर पर ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है बजाय छोटी कक्षाओं के। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है वो सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 11, दल शिक्षण में सत्रों की संख्या होती है 4, 3, 2 और 5। तो बताइए प्रश्न 11 में कौन सा आंसर सही रहेगा? साथियों 11वें क्वेश्चन में देखो, दल शिक्षण के जनक कौन है? डेविड वार्डिंग इसके जनक है। और दल शिक्षण में अध्यापकों का दल होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। दल शिक्षण में किसका दल होता है? अध्यापकों का, छात्रों का नहीं होता है साथियों, हमेशा ही याद रखना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इन्होंने, डेविड वार्डिंग ने दल शिक्षण को 3 भागों में 3 सत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से सत्र है वो? एक तो है आपके आम सभा सत्र, एक है आपके इसमें लघु सभा सत्र, और एक है आपके प्रयोगशाला सत्र। तो ये 3 सत्र होते हैं साथियों दल शिक्षण में। इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है 11वें क्वेश्चन में वही आपका सही आंसर है साथियों। आम सभा सत्र, आम सभा सत्र में व्याख्यान दिया जाता है, ठीक है। लघु सभा सत्र में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाता है, और जो प्रयोगशाला सत्र है इसमें क्या होता है? बालकों का मूल्यांकन किया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपका सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र बल देता है परीक्षा निष्पादन पर,
खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय की लचीली व्यवस्था पर और सतत आकलन पर। तो देखो, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में एनसीएफ का आधार पत्र आया है ये किस पर बल देता है। तो साथियों, परीक्षा निष्पादन, खुली पुस्तक परीक्षा या परीक्षा के समय लचीली व्यवस्था पर ये नहीं, बल्कि ये सतत आकलन करने पर बल देता है। मतलब बालक का सतत नियमित रूप से आकलन किया जाना चाहिए। फोर्थ विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे साथियों। प्रश्न संख्या 13 है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना के संबंध में सही है। यह एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है। यह मात्र पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण पर ही बल देता है, पदों की यथार्थ परिभाषा पर बल देता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। देखो, परिभाषा पर, पदों की यथार्थ मतलब वास्तविक परिभाषाओं पर ही थोड़ी बल देगा, बल्कि साथियों यह एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है। बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण मतलब इसमें एक ही विषय नहीं होता, इसमें अनेक विषय सम्मिलित होते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 13वें क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, यह मात्र पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण पर ही बल देता है। पर्यावरण अध्ययन में सिर्फ पर्यावरण अध्ययन पर ही बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें विज्ञान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, इसमें सामाजिक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, इसलिए इसको एक बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण समझा जाता है साथियों। तो प्रथम विकल्प 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। 2 क्वेश्चन मैंने संस्कृत की शिक्षण विधियों के भी डाले हैं, 14वां और 15वां क्वेश्चन। तो जिनके संस्कृत नहीं है वो भी इसको देखें, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ मैं बता दूंगा। शिक्षण में का प्रक्रिया है व्यवहारिकी, सामाजिकी, मानसिकी, उद्देश्यपूर्ण। तो साथियों, शिक्षण प्रक्रिया को क्या माना जाता है? व्यवहारिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो साथियों, यहाँ पर क्या होता है, चारों ही विकल्प आपको हो सकता है सही दिखे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण। क्योंकि बच्चों को हम पढ़ाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है कि बालकों में वो परिवर्तन आए। चौथा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। पठित विषय मूल्यांकनम कर्तु एते प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते। स्मृति प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न है, अवबोध प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न है। अर्थात जो पठित विषय मतलब जो बच्चों को जो विषय हम पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों देखो, पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं, पाठ को से बच्चों को जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, और जो पठित सामग्री होती है उसका मूल्यांकन करने के लिए अवबोध प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? अवबोध प्रश्न। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। विज्ञान शिक्षण में कौन सी विधि सबसे कम प्रभावी है? प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि और व्याख्यान पद्धति। तो साथियों, प्रयोग प्रदर्शन विधि हालांकि शिक्षक केंद्रित होती है, लेकिन छात्रों में इसमें अवलोकन शक्ति का विकास होता है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है साथियों। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है, प्रथम विकल्प तो सही है कि भाई ये विज्ञान शिक्षण के लिए प्रभावी है। प्रयोजना विधि भी प्रभावी है, प्रयोगशाला विधि भी प्रभावी है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है पूर्णतः है वो शिक्षक केंद्रित है और अमनोवैज्ञानिक विधि है। पूर्ण रूप से छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए ये सबसे कम प्रभावी मानी जाएगी विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, फिर रिक्त स्थान है, का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। कला, संस्कृति, संप्रेषण और सुंदरता। तो बताइए इनमें से रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो साथियों 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए। देखो, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान करना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि भाषा हमारी जो सोच है उसको भी निर्मित करती है साथियों। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है ये रिक्त स्थान की जगह आ जाएगा। तो 17वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। मौन पठन का लाभ है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है,
एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना और पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है। तो देखो इनमें से मौन पठन का कौन सा लाभ है, 18वें क्वेश्चन में सही आंसर दीजिएगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं 2-4 बार ला चुका हूँ। तो साथियों 18वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका सेकंड विकल्प। देखो यार, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। 40% अभी भी ऐसे छात्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पाप समझते हैं। तो भाई ये कोई पाप नहीं, ये एक पुण्य का काम है। देखो मौन पठन का क्या लाभ है। उच्चारण मौन पठन में किसी भी प्रकार से होता ही नहीं है। शुद्ध उच्चारण वापिस उच्चारण होना ही नहीं है। पठन की शुद्धता का संवर्धन इसमें होगा ही नहीं ना साथियों, क्योंकि इसमें अशुद्ध भी पढ़ेंगे तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। इसलिए ये विकल्प 3 विकल्प सही नहीं है, बल्कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित इससे होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने जोर दिया है सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यावसायिक शिक्षा पर, क्रिया आधारित शिक्षा पर और इनमें से सभी। तो साथियों देखो एनसीएफ 2005 का मानना है कि बच्चों को क्रिया आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिया आधारित शिक्षा मतलब जिस प्रकार की शिक्षा में बालक किसी भी चीज़ को करके सीखता है वो होती है क्रिया आधारित शिक्षा। सैद्धांतिक या व्यावसायिक शिक्षा पर नहीं बल्कि क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। तो आपका थर्ड विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपसे पहले टेस्ट में भी कहा था हिंदी वाले में कि शाम को 5 बजे तैयार रहिएगा, कुछ स्पेशल लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, इसके बाद में मिलते हैं शाम को 5 बजे वाले वीडियो में। परिभाषित करना, क्रियासूचक शब्द व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, भावात्मक से, क्रियात्मक से, संज्ञानात्मक से और कौशलात्मक से। तो साथियों कौशलात्मक में तो कुशलताओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे चित्र बनाना, मानचित्र बनाना, आकृतियाँ बनाना। संज्ञानात्मक साथियों परिभाषित करना, परिभाषा को याद करना, ये उद्देश्य ज्ञान या संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आपका थर्ड विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट भी पूरा हुआ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर कमेंट में ज़रूर बता कर जाए कि कितना आपका स्कोर हुआ है। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी का।